Hello students, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for NEET by Anshul Sharma. Friction under control. Yes, it will be under your control after watching this video. I am planning to cover this friction numericals from NEET point of view in 2 or 3 parts. This is the first part, part 1 of friction under control. I have named these lectures like this कि control में आ जाए friction आपके. फ्रिक्शन को जब न्यूमेरिकल में हमें यूज करना होता है, देखो फ्रिक्शन का काम क्या है वो सबको पता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करना. पर जब भी न्यूमेरिकल्स में वी हैव टू मेक द एफबीडीज एंड चेक इट आउट कि कैसे कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड आई एश्योर यू इस वीडियो में 5 क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं. दिस इज द पार्ट 1. ऐसी पार्ट 2 और 3 आएंगे, उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ. एंड आफ्टर व्यूइंग दीज 3 पार्ट्स, फ्रिक्शन विल बी अंडर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में आ जाएगी. बस कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और यहां पे सारा जैसे मैं अप्रोच स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा तो वैसे वैसे आपने सीखते जाना है. आ गई बात समझ में? चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहले समझ लेते हैं. ये एक टेबल दे रखा है जो मैंने ब्लू कलर में बनाया हुआ है और एक चेन है. ये चेन इसको मैंने टेबल पे रखा है और इसका कुछ पार्ट नीचे हैंग कर रहा है. चेन की जो लेंथ है वो L है. चेन इज ऑफ लेंथ L और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू है. किसका और किसका? चेन को आपने टेबल पे रखा है तो चेन का जो मटेरियल है और जो टेबल जिस मटेरियल से बना है उस पेयर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज म्यू. आपको पूछ रहा है मैक्सिमम लेंथ बताओ कितनी यहां से लटक सकती है. फाइंड द मैक्सिमम लेंथ विच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग. कि मैक्सिमम आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ. अगर आप यहां वाला पोर्शन, हैंगिंग पोर्शन बढ़ाते जाओगे तो टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, चांसेस बढ़ते जाएंगे कि ये स्लाइड होके नीचे आ जाए. तो मुझे वो मैक्सिमम मास बताना है जिसको मैं यहां से हैंग करवाऊं और मेरा जो चेन है, मेरी जो चेन है वो स्लाइड ना करे. ये बेसिक पर्पस है मेरा निकालने का, मैक्सिमम लेंथ जो हैंग कर सकती है. अब मुझे पता है टोटल लेंथ जो मेरे को दे रखी है वो L दे रखी है. हम एक काम कर सकते हैं, अगर मेरे को टोटल लेंथ L दे रखी है तो ये वाला जो हैंगिंग पोर्शन है इसकी लेंथ को मैं X मान लेता हूं और ऊपर जो टेबल पे पोर्शन रहेगा दैट विल बी L माइनस X. चलो जी, बात आ गई समझ में? बिल्कुल सही बात है. अच्छा, अब उसके बाद चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं. बेसिक कॉमन सेंस से हम चलेंगे. अगर आप अपनी कॉमन सेंस भी लगाओ सिंपल, तो आप कब बोल सकते हो कि यहां पर जो लटक रहा है पोर्शन वो उसको स्लाइड नहीं करवा पाएगा? देखो होगा क्या, जो यहां पे पोर्शन हैंग कर रहा है उसका क्या नीचे लगेगा? वेट नीचे लगेगा. वेट इज अ फोर्स और वो फोर्स की वजह से ये पूरी चेन नीचे आने के लिए कोशिश करेगी, स्लाइड करेगी. बट उस स्लाइडिंग को रोकने की कोशिश कौन करेगा? फ्रिक्शन. फ्रिक्शन किस किस के बीच में? टेबल के बीच में और चेन के बीच में. किस डायरेक्शन में लगेगा? रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट. जो चेन है वो टेबल के विद रिस्पेक्ट टू कहां पे रिलेटिव मोशन कर रही है? विद रिस्पेक्ट टू मोशन राइट में. तो फ्रिक्शन कहां लगेगी? लेफ्ट में. और ये जो वेट है इसको कहां खींचने की कोशिश कर रहा है? राइट में. फ्रिक्शन कहां लग रही है? लेफ्ट में. मतलब जब तक मेरी फ्रिक्शन इस वेट वाली फोर्स को बैलेंस कर पा रही है तब तक मेरी जो चेन है वो स्लाइड नहीं करेगी. ये बात आ गई आपको समझ में? अब फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. मैक्सिमम फ्रिक्शन जो हम यूज करते हैं कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर हमें मूव करवाना हो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें कहां से पता लगती है? जो वो लगा सकता है या वो जनरेट कर सकता है वो दोनों सरफेसेस मिलकर, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. और लिमिटिंग फ्रिक्शन को निकालने के लिए जो कोफिशिएंट यूज होता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. सो सिंपली इट मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट. बात आई समझ में? जो वेट इस हैंगिंग पार्ट का है वो जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रही है तब तक वो स्लाइड नहीं करेगा. जैसे ही आपने हल्की सी चेन और आगे खींची तो वेट बढ़ जाएगा. वेट बढ़ जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस हो जाएगी तो वो मोशन में आ जाएगा. इनफैक्ट मोशन में जब आएगा तो फ्रिक्शन तो रिड्यूस हो जाती है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाती है वो. तो आ गई बात समझ में? तो यहां पे बेसिक लॉजिक हमारा क्या है कि जो वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट should be equal to the
लिमिटिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है, कॉमन सेंस वाला लॉजिक लगाया हमने। अब वैल्यूज निकालते हैं। वेट निकालना है हैंगिंग पार्ट का, पर यहां पे तो मास दे नहीं रखा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मास अज्यूम कर लो आप। कैसे अज्यूम करोगे? टोटल लेंथ L है, तो मैं मान लेता हूं टोटल लेंथ L का मास ले लिया हमने स्मॉल m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m अपॉन L। x लेंथ का कितना हो जाएगा? दैट विल बी m अपॉन L इंटू एक्स। सिंपल। तो वेट कितना हो जाएगा हैंगिंग पार्ट का? दैट विल बी m x अपॉन L, ये तो मास हो गया, इंटू जी, mg होता है ना वेट, इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो मिल रहा है इस चेन को, वो सरफेस से मिल रहा है, क्योंकि ये चेन इस सरफेस को नीचे प्रेस कर रही है। तो अगर मैं ऐसे बात करूं, ये इसका वेट होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर x 1 का m बाय एल है, तो l माइनस एक्स का वेट कितना होगा? l माइनस एक्स का कितना हो जाएगा? कहां लिखूं मैं l माइनस एक्स का वेट? चलो यहां लिख देते हैं। l माइनस एक्स का जो वेट होगा, दैट विल बी m बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। तो इसका भी तो चाहिए होगा ना वेट हमें, तो ये वेट नीचे लग रहा है इसका, ठीक है, ये मास हो गया, तो मैं इसको बोल देता हूं दिस इज W, वेट लिख देते हैं W। और एक नॉर्मल रिएक्शन इसको मिल रहा होगा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में N। तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में जो N होता है वो W को इक्वल होता है, तो यहां पर जब मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए जो N पुट करना है वो मैं इस W को इक्वल पुट कर सकता हूं। सो दैट विल बी m x अपॉन L इंटू G इज इक्वल टू म्यू इंटू N क्या लोगे? W। W क्या है? इसका पोर्शन का वेट जो टेबल पे है। टेबल पे मास कितना है? m अपॉन L इंटू L माइनस एक्स, साथ में ले लेना आपने G। आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे करना है। हमने मासेस निकाले हैं और अकॉर्डिंगली हमने क्या किया है, उनकी वैल्यूज को क्या किया? सॉल्व किया। क्लियर है? चलो फिर क्या करेंगे अब हम? m m L L G G, तो क्या बचा यहां पे? x इज इक्वल टू म्यू इंटू एल माइनस एक्स। तो x बना आपका म्यू इंटू एल माइनस म्यू इंटू एक्स। म्यू एक्स को इधर ले आओ, तो x कॉमन निकाल के आप लिख सकते हो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू एल। तो x हो जाएगा आपका म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। दिस इज योर आंसर। कि कितना पोर्शन यहां पे हैंगिंग रह सकता है ताकि मेरी चेन स्लाइड ना करे, एंड दैट आंसर इज म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। आई होप अब आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया है, हाउ इट इज गोइंग टू बी फाइन। चलो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे आपको एक ब्लॉक दे रखा है 5 kg उसका मास है, उसको हमने एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है, मतलब सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होगी क्योंकि वो रफ है। और इस क्वेश्चन में आपको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है 0.4। आपको बताना है कि जब हम बाहर से फोर्स F लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी जनरेट होगी, और उसके 3 केसेस आपको दिए गए हैं। पहले केस में मैं बाहर से 15 न्यूटन लगा रहा हूं, तो आपको बताना है कितनी फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होगी। दूसरे केस में बाहर से 25 न्यूटन लग रही है, तब आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितनी जनरेट होगी। और तीसरे केस में 35 न्यूटन है, उसमें आपको बताना है फ्रिक्शन फोर्स कितनी जनरेट हुई। क्लियर है जी? अब आपको जब फ्रिक्शन पढ़ाया जाता है, आपको यह समझाया जाता है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट पर होती है और आप उसको बाहर से फोर्स लगाकर चलाने की कोशिश करते हो, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करती है। जो फ्रिक्शन एक्ट करती है जब बॉडी रेस्ट में है, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करती रहती है बाहर से लगने वाली फोर्स के अकॉर्डिंग, पर उसकी भी एडजस्ट करने की एक लिमिट है। लिमिट, उसी को बोला हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन।
लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बोला जाता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं, मेरी कैपेसिटी 100 न्यूटन का पुश झेलने की है। मेरे को अगर पीछे से कोई ऐसे धक्का दे पीठ पे तो 100 न्यूटन तक मैं रेजिस्ट कर पाऊंगा। अगर पीछे से मेरा दोस्त आकर मुझे ऐसे पुश करता है 10 न्यूटन से, कैपेसिटी मेरी 100 तक की है रेजिस्ट करने की, पर बाहर से अगर मुझे 10 न्यूटन से धक्का लगाया जा रहा है तो क्या मैं अपना 100 न्यूटन खर्च करूंगा उस 10 न्यूटन के धक्के को रेजिस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ 10 ही लगाऊंगा। बाहर से अगर अब 40 लग रहा है तो फिर मैं 40 लगाऊंगा, बाहर से 60 लग रहा है तो मैं 60 लगाऊंगा, 80 लग रहा है तो 80 लगाऊंगा, 100 लग रहा है तो 100 लगाऊंगा। लिमिट है भाई 100 की, बट उसके बाद फिर 100 ही लगाता रहूंगा अगर काइनेटिक और मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू में सेम लेके चल रहा हूं। ये मोटा मोटा मीनिंग मैं आपको समझा रहा हूं। तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना है यहां पे कि ये इसकी मैक्सिमम क्षमता कितनी है, मैक्सिमम कितनी एक्सटर्नल फोर्स को ये रेजिस्ट कर पाएगा, और वो मेरे को लिमिटिंग फ्रिक्शन बता पाएगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन को कैसे निकाला जाता है? FL इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे इनटू N। इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, G को हम 10 लेंगे इस क्वेश्चन में, तो वेट नीचे एक्ट करेगा 50, रिएक्शन मिलेगा N, तो N इज इक्वल टू 50। म्यू एस कितना दे रखा है आपको? 0.5 इंटू N कितना हो जाएगा? 50। 25 न्यूटन इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मतलब अगर बाहर से लगने वाली फोर्स 25 से कम है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतनी ही लगेगी, क्योंकि 25 से कम वैल्यूज तक वो एडजस्ट अकॉर्डिंगली करेगी फ्रिक्शन। 25 पे तो 25 ही लगेगी, और जैसे ही 25 को क्रॉस करवाया गया बाहर से लगने वाली फोर्स को, तो उस केस में फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। पहले ऑप्शन ए देखते हैं, ए पार्ट देखते हैं। बाहर से 15 न्यूटन लग रहा है, तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी? 15 ही लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स विल बी 15 न्यूटन। आई बात समझ में? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज 15 देन फ्रिक्शन फोर्स विल ऑल्सो बी 15 बिकॉज लिमिटिंग इज 25। 25 मैक्सिमम रेजिस्ट कर सकती है, अगर उससे कम वैल्यू की एक्सटर्नल फोर्स है तो फ्रिक्शन भी उतनी जनरेट करेगी। दैट इज वाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। बी पार्ट 25 न्यूटन, अगर 25 और 25 उसकी मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन यहां पे भी 25 लगेगी। अब सी पार्ट, बाहर से लग रहा है 35, तो मुझे पता लग गया 35 अगर मैं लगाऊंगा तो बॉडी मेरी चल पड़ेगी, क्योंकि 25 न्यूटन तक बॉडी खुद को रोक सकती है, 35 पे चल पड़ेगी। अब जब चलेगी तो कौन सी फ्रिक्शन एक्ट करती है? काइनेटिक फ्रिक्शन। जनरली क्वेश्चंस में आपको जो म्यू दिया जाता है, म्यू की वैल्यू दी जाती है, जनरली हम उसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों मान लेते हैं। पर क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग कोफिशिएंट्स दिए गए हैं, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है कि अगर मुझे यह पता लग जाए कि 35 न्यूटन लगाने के बाद मेरी बॉडी अब चल रही है, तो चलती हुई बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको एक्सप्रेशन तो यही यूज करना है, बस म्यू एस की जगह आपको क्या लेना है? म्यू के लेना है, तो 0.4 लेना पड़ेगा आपको उस केस में। .4 इंटू 50 20 न्यूटन। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो तब तक हम म्यू एस और म्यू के को सेम लेके चलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हम दोनों को क्या लेके चलते हैं? सेम लेके चलते हैं। पर अगर क्वेश्चन में उसने अलग अलग वैल्यूज दी हैं तो बहुत सावधानी से आपको उनको यूज करना है। कैसे कैसे आप उसको यूज करोगे और आपका आंसर आएगा। आई होप इस क्वेश्चन को करने से काफी क्लैरिटी मिलेगी आपको स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। यहां पर अगेन देर इज अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसमें इसके ऊपर हमने 5 kg का मास रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो यहां पर दे रखा है, या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही दे रखा है, हम ये कह सकते हैं यहां पे, दैट इज 1/√3। ठीक है, अब आपसे यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट पुलिंग फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल सो दैट बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव। इसका मतलब यह है कि कितनी फोर्स मैं पुलिंग फोर्स F लगाऊं 30 डिग्री के एंगल पे, सो दैट मेरी जो बॉडी है इट जस्ट बिगिंस टू मूव, जस्ट बिगिंस टू मूव, ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग। आप ऐसे समझ सकते हो। दैट मीन्स आपकी जो पुलिंग फोर्स है दैट शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग, ये वाला हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल इसको लेके चलेंगे, बिकॉज यहां पे लिखा जस्ट बिगिंस टू मूव, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा इक्वल होना चाहिए किसके, हमारी पुलिंग फोर्स के। अब इसके अगर मैं यहां पे फोर्सेस देखूं या मैं यहां पे एफबीडी बनाऊं अगर 5 kg का, तो एफबीडी कैसा बनेगा? लेट मी मेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। ओके, वेट नीचे लगेगा 50, उसके अलावा ये जो फोर्स लग रही है 30 डिग्री पे, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे लगेगा, और इसी का एक वर्टिकल कंपोनेंट इसी बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको मैं यहां पे ऐसे बना देता हूं, F sin 30 डिग्री। अब 50 नीचे, F sin 30 ऊपर। अब ऑब्वियसली बात है बॉडी हवा में जाएगी नहीं, तो 50 ज्यादा होगा। 50 में से जब मैं F sin 30 माइनस करूंगा तो नेट फोर्स नीचे कितनी लगेगी? 50 माइनस F sin 30, उतने से प्रेस होगा सरफेस और उतना ही क्या मिलेगा? नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में N, ऐसे। इसके अलावा कोई और फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी, पीछे को लगेगी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। आ गया जी समझ में? F cos 30 डिग्री इज इक्वल टू FL। F इंटू √3/2 इज इक्वल टू म्यू, ठीक है, इंटू N। अब अगर मैं बात करूं यहां पे N क्या लोगे आप? N मैंने आपको क्या बोला था? 50 में से F sin 30 माइनस करोगे, जब आप F sin 30 1/2 होता तो इसको F/2 लिख रहा हूं, इज इक्वल टू N। ठीक है, सो √3/2 इंटू F इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू 1/√3 इंटू N कितना है आपका? 50 माइनस F/2। तो ये बनेगा आपका 3F/2, √3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 माइनस F/2। F/2 इधर आएगा तो बन जाएगा 4F/2। 4F/2 का मतलब है 2F इज इक्वल टू 50। 25 न्यूटन, ये आंसर आ गया इसका। आई होप आपको आ गया समझ में क्वेश्चन। मिनिमम मतलब जो फोर्स जिसको अगर मैं लगाऊं ताकि द बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव, उस फोर्स की वैल्यू कितनी है? दैट कम्स आउट टू बी 25 न्यूटन, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो हमेशा आप ऐसे मत याद करना, फ्रिक्शन फोर्स जब भी आपने निकालनी है तो ये माइंड में से बिल्कुल निकाल दो कि FL जब भी आपको निकालना है लिमिटिंग, तो आपको μs mg करना है। जरूरी नहीं होता ऐसे, फॉर्मूला आपका जो है दैट इज μs इंटू n है, n। अगर तो नॉर्मल ही बॉडी को रखा हुआ है तब n आपका mg हो जाता है, तब आपका फॉर्मूला μs mg बनता है। पर अगर एक और फोर्स लग रही है, जैसे यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में कोई और फोर्स आ गई, तो उस केस में तो आपका n अलग हो जाएगा।
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, फाइन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। A body of mass 0.1 kg is pressed against a wall with a horizontal force of 5 Newton. If the coefficient of friction is 0.5, find the force of friction. Okay. क्वेश्चन ये है, एक वॉल है, सीधी बन गई वॉल? नहीं जी, टेढ़ी बनी, तो इसको मैं सीधा बनाता हूं पहले। चलो बेटर। ये वॉल है, एक ब्लॉक है, फाइव केजी इसका, नहीं 0.1 केजी इसका मास है, 5 न्यूटन की फोर्स से आपने इसको प्रेस किया हुआ है। क्लियर है? तो अब आपको बताना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा, और आपको जो म्यू दे रखा है दैट इज 0.5। आपको सबसे पहले यहां पे समझना है हो क्या रहा है। जब आप यहां पर ऐसे प्रेस करोगे इसको, तो आप एक्चुअली इस सरफेस को, इस वॉल को प्रेस कर रहे हो 5 न्यूटन से। एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो मिलेगा इस ब्लॉक को, दैट विल बी एन, और वो किसके इक्वल होगा? 5 न्यूटन के। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये एन न्यूटन वाला है। चलो इसको अगर मैं हटा ही देता हूं यहां से, 5 से आप प्रेस कर रहे हो और ये आपको रिएक्शन मिल रहा है एन। अब और कौन कौन सी फोर्स यहां पर लग रही है इस ब्लॉक के ऊपर? इसका वेट लग रहा है नीचे को, 0.1 केजी मास है, तो 0.1 इंटू 10, 1 न्यूटन इसका वेट नीचे लग रहा है। और ये वाली जो वॉल है वो इस ब्लॉक के ऊपर किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे क्लियर है? एंड वो जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर मैं बात करूं, F लगेगी। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। कोई और फोर्स बच रही हो? नहीं। अब देखो, अब इस ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है? नीचे फॉल करने की। नीचे फॉल करवाने के लिए कितनी फोर्स जोर लगा रही है? 1 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी लगेगी, इसका आंसर देने से पहले आपको यह समझना है या यह पता करना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी पॉसिबल है जो वॉल इस ब्लॉक पे लगा सकता है। और मैंने आपको बताया है दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज योर म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ म्यू इनटू एन। अगेन म्यू एम जी मत याद करना फॉर्मूला, म्यू एन है। एन यहां पे कितना है? दैट इज 5। म्यू कितना है? 0.5। तो 2.5 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहां पे। मैक्सिमम फ्रिक्शन जो यहां पे लगेगी 2.5 है। अब कौन सी फोर्स नीचे फॉल करवाना चाहती, कितनी फोर्स नीचे फॉल करवाना चाहती है इसको? 1 न्यूटन। मैक्सिमम कितना रेजिस्ट कर सकता है? 2.5। तो अगर ये रेजिस्ट 2.5 तक कर सकता है और खींचने वाली फोर्स 1 है, तो ये कितनी लगाएगा? ऑब्वियस सी बात है 2.5 थोड़ी लगाएगा। 1 को अपोज करने के लिए 1 नहीं लगा देगा यहां पे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही है ना। और स्टैटिक फ्रिक्शन कैसी है आपकी? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, उसने एडजस्ट किया खुद को, 1 के हिसाब से 1 लगा दिया। मैक्सिमम 2.5 लग सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? इसको कैसे टैकल करना है आपको क्वेश्चन को? सो दिस इज द वे हाउ इट इज गोइंग टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। यहां पर एक ब्लॉक कैपिटल एम का है और एक ब्लॉक जो है वो स्मॉल एम मास का है, और
m और m एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और एक कार्ट जो है आपका, बेसिकली ये कार्ट है पूरा जिसमें ये m बड़ा मास है और ये छोटा मास है। तो आप यहां से धक्का लगा रहे हो, उसको फोर्स लगा रहे हो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन है। तो वो फोर्स आप जब ऐसे लगा रहे हो तो ये जो m है वो इस कैपिटल M के साथ स्टिक है, मतलब ये नीचे नहीं गिर रहा है, चिपका हुआ है इसके साथ। अगर आप कार्ट को रोक दोगे मे बी ये फॉल कर जाए, पर आपको बताना है मिनिमम एक्सेलरेशन कितनी आप रखो ताकि m फॉल ना करे। आ रही है बात समझ में? मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ कितनी आप इस पूरे सिस्टम की रखो ताकि ये जो स्मॉल m है ये फॉल ना करे और इसके साथ ऐसी स्टिक रहे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को ना मैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व करूंगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी करूंगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम ग्राउंड लेकर चलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब मैंने इसको एनालाइज करना है तो हम खुद इसमें चढ़ जाएंगे, खुद यहां पे बैठ जाएंगे जाके, उस हिसाब से करेंगे। पहले इनर्शियल से कर लें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम का मतलब आप ग्राउंड पे खड़े होकर इसको देख रहे हो। जब आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखोगे मास m को, कैपिटल M की बात करता हूं मैं, तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। यहां पर मैं स्मॉल m भी बना देता हूं साथ ही। क्लियर है? चलो जी स्टार्ट करते हैं। इस एक्सेलरेशन a की जगह मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये जो एक्सेलरेशन a है वो कैपिटल F फोर्स की वजह से है। तो वो कैपिटल F फोर्स में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं। फोर्सेस ड्रॉ करनी होती है ना हमें फ्री बॉडी डायग्राम्स में। F फोर्स इधर लगी, ओके, इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा mg, रिएक्शन मिलेगा ऊपर को, दैट विल बी r। ठीक है, और उसके अलावा, हाँ उसके अलावा ये बड़ा m और छोटा m एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स आएगी। m छोटे m पे लगाएगा, छोटा m बड़े m पे लगाएगा, बड़े m ने छोटे m पे लगाया n और स्मॉल m ने बड़े m पे लगाया वापस इधर रिएक्शन n। अब होगा क्या कि इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगी दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड दैट विल बी म्यू एन। और ये एन कौन सा है? एक्चुअली जब ये वाला m इस m को, ये वाला m इस m को प्रेस करता है, फोर्स लगाता है, तो वो रिएक्शन देगा और वही नॉर्मल रिएक्शन हमने फ्रिक्शन फोर्स में यूज करना होता है। और इसका वेट एक नीचे एक्ट कर रहा है mg। और कुछ बचा? आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज लेफ्ट। अच्छा, और उसके अलावा दोनों राइट में जा रहे हैं एक्सेलरेशन ए से, वही तो है पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन है ए। ये बन गया एफबीडीज इनर्शियल फ्रेम से जब मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर इसको देख रहा हूं। इक्वेशंस बनाते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? R इज इक्वल टू mg। दूसरी बनेगी F माइनस n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। इसकी इक्वेशंस क्या बनेगी? n इज इक्वल टू m इंटू ए। अब मुझे मिनिमम एक्सेलरेशन निकालनी है, तो मैं क्या चाहूंगा, हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्या हो, जो म्यू एन है वो mg के इक्वल हो जाए, अदरवाइज म्यू एन जो है वो हमेशा mg से बड़ा ही रहे, मतलब जो वेट है वो हमेशा कम रहे मेरा म्यू एन से, तब मिनिमम एक्सेलरेशन मिलेगी मेरे को जितनी मैं ये रखूं ताकि ये इसके साथ चिपका रहे और नीचे ना गिरे। दैट मीन्स मेरा जो म्यू एन है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे n की वैल्यू पुट करो, a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू बाई जी। दिस इज योर आंसर। तो
म्यू अपॉन जी शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सो दैट द एम डज नॉट फॉल। आ रही है बात आपको समझ में? सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट फ्रॉम द इनर्शियल फ्रेम। अब इसको नॉन इनर्शियल से करते हैं। नॉन इनर्शियल में मैंने आपको, अच्छा अगर आप नॉन इनर्शियल और इनर्शियल समझना चाहते हो, एक्चुअली नॉन इनर्शियल में एक सूडो फोर्स हम इंक्लूड करते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है सूडो फोर्स का, वो मैं वीडियो ऑलरेडी एक बना चुका हूं जिसमें मैंने डिटेल में सूडो फोर्स ही डिस्कस किया है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए हैं। सो जस्ट विजिट दैट वीडियो, उसको देखो तो सूडो फोर्स वहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। अभी मैं इसको नॉन इनर्शियल से करता हूं। देखो नॉन इनर्शियल में सिंपल सा फंडा है, आप उस चीज में जाके बैठ जाते हो। जस्ट अ मिनट, मतलब मैं अंदर ही जाके बैठ गया यहां पे, मतलब मैं भी एक्सेलरेट कर रहा हूं। तो इस केस में क्या होता है, जब आपको एफबीडीज बनाने होते हैं तो आपको एक फोर्स इसमें इंक्लूड करनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज द सूडो फोर्स। क्यों करते हैं? सो दैट मैं इसके ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकूं। जैसे अभी मैंने इक्वेशंस बनाई थी पीछे, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो मैं नॉन इनर्शियल में बैठ के तभी लगा पाऊंगा जब मैं सूडो फोर्स उसमें इंक्लूड करूंगा। तो अब देखते हैं यहां पे क्या चीज है और सूडो फोर्स कैसे निकालते हैं। देखो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स जो होती है वो हमेशा क्या होगी, मास अंडर कंसीडरेशन इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये है मेरे पास कैपिटल एम, ये है मेरे पास स्मॉल एम। ऑब्वियस फोर्सेस पहले बना लेते हैं। ये तो एफ लग रहा है यहां से, एम जी क्लियर है। देन रिएक्शन आर, देन ये एन, ये एन, ठीक है। अब क्या करना है, अब निकाल, अब एक मिनट, ये भी तो बची अभी। दिस इज योर एम जी, दिस इज म्यू एन। सूडो फोर्स कहां पे आएगी? सूडो फोर्स इज द मास अंडर कंसीडरेशन, स्मॉल एम की बात कर रहा हूं, इनटू द एक्सेलरेशन ए, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। सिमिलरली यहां पे कैपिटल एम इंटू ए, दैट्स इट। नाउ मेक द इक्वेशंस। इक्वेशन जब मैं यहां पे बनाऊंगा दैट विल बी आर इज इक्वल टू एम जी and F will be equal to N plus MA, and यहां पे अगर मैं बात करूं this will be N is equal to MA, N इधर से M इधर से, फोर्सेस बैलेंस कर रहा हूं, और ऑब्वियसली जो म्यू एन है मेरा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी। तो म्यू एम ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी, तो ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन म्यू। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे ये तो सेम आ गया, यहां पे अगर मैं एन की वैल्यू पुट करूं एम ए, स्मॉल एम ए, तो दिस विल बी स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम इंटू ए, सो दिस विल बी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इनटू ए। और जो अभी जस्ट पीछे हमारा वीडियो को पीछे करके देखो, जब हमने पिछली इक्वेशंस बनाई हैं तो उसमें हमने इक्वेशन क्या बनाई थी इस कैपिटल एम की, हमने वहां पे इक्वेशन बनाई थी दैट वाज उसमें हमने बनाई थी दैट वाज एफ माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू ए, और एन उसमें स्मॉल ए था, स्मॉल एम इंटू ए, यही थी ना। तो यहां से भी देखो क्या बना, एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। आ गई बात समझ में? तो मैंने इस क्वेश्चन को इनर्शियल फ्रेम से भी सॉल्व कर दिया और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी, ठीक है। आई बात समझ में? सो दीज आर द 5 क्वेश्चंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था।
एंड आई होप इन 5 क्वेश्चंस को सुन के समझ के आपको थोड़ा थोड़ा अब फील आनी स्टार्ट हुई होगी इसकी फ्रिक्शन की। 3 पार्ट्स में आएंगी इसकी वीडियोस, मैं बता रहा हूं आपको। अगले में भी 5 क्वेश्चन, उससे अगले में भी 5 क्वेश्चन नीट के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है एंड पूरा क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर दोज वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हो मेरे से समझना इन अ सरल वे, एज यू नो सरल एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट मेड सरल सीरीज भी मैं रन करता हूं अपने चैनल पे, वेयर जेई मेंस और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं जो डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों को। इफ यू वांट दैट जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग, स्टे सेफ, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।